हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सक्सेस विजन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इसका हम बिल्कुल क्विक रिवीजन करेंगे। लगभग 15 क्वेश्चन है इसमें, 15 में से 6 से 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आसान है, दूसरा भी आसान है, तीसरा है आप लोगों का डाउट। ठीक है, कुछ लोगों ने डाउट भेजा है तो आज हम ये डाउट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। बच्चों के खेलने के लिए उसने क्या किया, कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो इंस्टॉल कर रहा है। क्या इंस्टॉल कर रहा है देखते हैं। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years सिर्फ प्रीफर टू हैव अ स्लाइड हु स्टॉप इट। अरे आप जब बचपन में रहे होगे ना तो वो स्लाइडर नहीं होता है क्या बोलते हैं हम लोग उसको, घसरपट्टी। तो ये घसरपट्टी की बात कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अभी छोटे बच्चे हैं तो उनको कम हाइट वाली घसरपट्टी देंगे हम, है ना। और जो बड़े बच्चे होंगे उनको ज्यादा हाइट वाली घसरपट्टी देंगे। बोलो हाँ या ना। तो इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसने बोल के रखा है जिनकी एज बिलो द 5 year 5 साल से छोटी है उनकी जो हाइट रखेंगे वो 1.5 मीटर रखेंगे। और जब हम हाइट 1.5 मीटर रखेंगे ना तो इसका जो एंगल होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। कितना होगा, 30 डिग्री। और जब हम इसकी उससे बड़े बच्चों के लिए जब हम देखेंगे तो इसके लिए हाइट हमने कितना रखा, 3 मीटर, है ना। 5 साल से बड़े वाले हैं तो भैया 3 मीटर हाइट वाली घसरपट्टी में आपको घसरना है। क्लियर। ठीक है, अब कहानी आती है कि जब हाइट बढ़ेगी तो इन्होंने बोला एंगल भी बढ़ा होगा, और एंगल इन्होंने दे दिया कि कितना है, 60 डिग्री। मैंने आपको बताया है जब भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ोगे तो आपको अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन पूछेगा तो क्या लगाना है, साइन। क्या लगाना है, साइन। और जब आपको परपेंडिकुलर और बेस पूछेगा तो क्या लगाना है, टेन। 10 बार समझाया हूं मैंने। ठीक है ना, एक आप लोगों को लाल बटे कक्का वाले से और दूसरा किससे, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले। ठीक है ना, लेकिन आप लोग भूल जा रहे हो, उसमें आपकी समस्याएं हैं। जिसको याद नहीं हो वो याद करो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से। अब उसने बोला है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड टू ईच केस। दोनों केस में हमें किसकी लेंथ निकालनी है, ये स्लाइड की। भाई स्लाइड कहां होती है, ये होती है ना, स्लाइडर यही होता है कि नहीं होता है। तो इसकी लेंथ निकालना है। मान लो एक्स है और ये वाई है, तो आपको एक्स और वाई निकालने बोल रहा है वो। तो सबसे पहले बताओ क्या लगाना चाहिए, एंगल कौन सा लगाएं, कौन सा रेशो लेके चले। अभी बताया, 2 सेकंड नहीं हुआ, तमाचे मार देंगे। साइन क्या, अरे भाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में होता है, साइन में होता है ना। तो सबसे पहले लोगे साइन 60। साइन 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फर्स्ट केस के लिए हम ले रहे हैं, इधर वाले के लिए। अबो 5 ईयर, ये किन के लिए है, अबो 5 ईयर, 5 साल से जो बड़े हैं उनके लिए। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो, √3/2। परपेंडिकुलर दिया है हमें कितना, 3। हाइट हमें निकालनी है, हाइट नहीं है, दैट इज अ, क्या है ये हमने गलत लिख दिया, हाइपोटेनियस अपॉन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सही तो लिखे हैं, हाइपोटेनियस हमें निकालना है। सॉल्व कर लो, हाइपोटेनियस इधर जाएगा, 3 × 2 6 डिवाइड बाय √3। इसको और सॉल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो, रैशनलाइजेशन करोगे √3 का, तो ये हो जाएगा 6√3 डिवाइड बाय √3 इंटू √3। जब रैशनलाइजेशन करते हैं तो रूट से वैल्यू वैसे रूट से हट जाती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, जब इसको और सॉल्व करोगे तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6√3 डिवाइड बाय 3। 3 से 6 को काटे कितना आ गया, 2। तो बोलो यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 2√3। तो आप यहाँ पे बोलोगे, अगर हम बात करते हैं किसकी, अब वो 5 ईयर वाले स्टूडेंट्स की, तो उनके स्लाइडर की हाइट कितनी है, 2√3। और बिलो 5 ईयर पे आते हैं तो बिलो 5 ईयर, बिलो 5 ईयर्स के लिए क्या एंगल कितना है, ये दिया एंगल कितना है, साइन 30। तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, अब भाई साइन की वैल्यू साइन 30 कितना होता है, 1/2।
परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनियस हमें निकालना है बाय, यहां पे 1.5 है, ठीक है, सॉरी यहां पे क्या दिया है 1.5, तो लिखो 1.5, सॉल्व कर दो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5 इंटू 2, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, यही लेंथ आपसे पूछा था। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, और नहीं है तो नोट डाउन कर लो, ठीक है, सारे लोग नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करो जल्दी जल्दी, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आसान सा क्वेश्चन था ये, बहुत टफ नहीं था, है ना। हो गया, नेक्स्ट डाउट बोलो कौन सा है, फर्स्ट के बाद, इसकी मैं स्लाइड भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। फिफ्थ, ये फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ो जरा क्या बोल रहा है। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग assuming that there is no slack in the string। इन्होंने ये बोला है कि एक काइट है, वो जमीन से यहां से कितने मीटर की हाइट पे उड़ रही है, 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है, कितने मीटर की 60 मीटर की हाइट से, लेकिन इसको उड़ा रहा है, इधर से कहीं स्ट्रिंग लगी हुई है, वो जमीन से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ये देखो ये दिया हुआ है 60 डिग्री का, तो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है आपको कितना 60 डिग्री, पूछा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये जिसमें कोई भी स्लैक नहीं है, स्लैक मतलब ऐसी मुड़ा हुआ नहीं है, जो उसका जो वायर है वो बिल्कुल कैसा है टाइटली अटैच्ड है दोनों, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आप इसकी लेंथ निकालेंगे, तो मान लो इसकी लेंथ क्या है x मान लें, बोलो वापस से क्या लेंगे, कौन सा रेशो लूं, साइन लूं, कॉस लूं या टेन लूं, साइन लूं, ठीक है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस की बात है, तो वापस ले लीजिए साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, √3/2, तो रख दो यहां पे √3/2 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना 60, हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 2 इंटू 60 डिवाइड बाय √3, वापस से क्या करेंगे √3 का रैशनलाइजेशन करेंगे, तो ये हो गया 120 √3 डिवाइड बाय 3, क्योंकि जब भी √3 का रैशनलाइजेशन करते हैं तो रूट से नीचे वाली वैल्यू बाहर आ जाती है। क्लियर, काट दो 3 से 120, तो कितना आ गया 40 √3, और यही आपका क्या है आंसर है, और यही आपसे पूछ रखा था। क्लियर, नोट डाउन कर लो, किसी को कोई समस्या है तो पूछ लो, किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकता है भाई, है ना। जल्दी नोट करो, नोट हो जाए तो बता देना। हो गया, आगे बढ़े, अब नेक्स्ट डाउट कौन सा है,
6 या 7? 6। चलो 6 देखो, ये 6 है। 6 में क्या दिक्कत है? 6 बोल रहा है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। The angle of elevation from his eye to the top of the building increased from 30 degree to 60 degree. As he walked towards the building, find the distance he walked towards the building. तो बताओ कितना चला ये? इसका देखो, पहले ये बंदा ऐसे बोला है कि बिल्डिंग हटेगी क्या? बिल्डिंग तो स्टैंड बाय है ना। ऐसा थोड़ी ना कि बिल्डिंग थोड़ी देर के बाद बोलेगी नहीं मैं यहाँ से थोड़ा इधर खसक जाती हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो बिल्डिंग यहीं पे है, एक पर्सन यहाँ है, यहाँ पे ऐसे खड़ा है और इसकी भी हाइट देके रखिए, कितना है ये? 1.5 मीटर। भाई इसकी आई की बात कर रहे हैं ना, तो आई यहाँ होगी ना ऊपर, मतलब 1.5 मीटर के हाइट पे आई होगी ना उसकी आंख। तो आंख से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है कितना? 30। कितना है ये? 30। फिर ये क्या करता है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है। मान लो ये पर्सन यहां से चल के कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। तब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 30 से कितना हो गया? 60। तो वो यही पूछ रहा है आपको कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बताओ, ठीक है। और इसकी हाइट देके रखिए, यहां से यहां तक इसकी जो हाइट है वो कितनी है? यहां से यहां तक बोलो 30 मीटर। बिल्डिंग की हाइट देके रखिए। मुझे बताओ बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है, तो हमें बिल्डिंग की हाइट से लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है केवल इसकी हाइट से, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जहां से बना उसकी हाइट अगर आप निकालोगे तो 30 में से 1.5 माइनस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 28.5। वापस से लगा दो। अब मान लो ये मैं पॉइंट अगर रख दूं, इसको मैं लेट कर लेता हूं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। अब मुझे लेंथ चाहिए ए बी की, तो ए बी की लेंथ कैसे निकलेगी? तो यहां से आपको समझ में आ रहा है, ए बी की लेंथ निकालने के लिए अगर मुझे ए सी मिल जाए और बी सी मिल जाए, तो ए सी में से अगर मैं बी सी को माइनस कर दूंगा, इस पूरे ए सी में से बी सी को माइनस कर दूंगा, तो बोलो क्या आएगा? ए बी आएगा या नहीं आएगा? ये आपके दिमाग में समझ में आ गया। अब आप ले लो दो बार एंगल ऑफ एलिवेशन के साथ। आपको कौन सी हाइट चाहिए यहाँ पे? बेस। जब परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन निकालना होता है तो क्या लगाते हैं? 10 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 10 लगा दो। एक बार लगाओ 10 30। 10 30 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 होता कितना है? 1/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर दिया है 28.5 और बेस कितना है? भाई निकालना है हमें। बेस को हम क्या लिख सकते हैं? AC। क्या बेस को AC लिख सकता हूं? तो यहां से AC की लेंथ हो जाएगी 28.5√3। बोलो हाँ या ना? इसको इक्वेशन 1 दे दो। क्लियर? अब ले रहे हैं किसके लिए? 60 डिग्री के लिए, जब पर्सन थोड़ा आगे चल गया। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो 30 था वो कितना हो गया? 60। ये तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होगा। 10 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। परपेंडिकुलर कितना है? 28.5 और बेस कितना है? निकालना है हमें। बेस क्या है? BC। अरे बोलो बेस BC है या नहीं है? ये 60 डिग्री से ये वाली लेंथ BC है। सॉल्व कर दो। BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28.5/√3। इट इज इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या चाहिए? लेंथ ऑफ AB। ठीक है ना। तो AB निकालने के लिए क्या करोगे? लिखा ही है AC की लेंथ कितनी है? 28.5√3 और ये कितनी है? माइनस ये है BC। तो BC की लेंथ है आपके पास 28.5 डिवाइड बाय √3। मैंने बोला यहां पे भी 28.5 है, यहां पे भी 28.5 है, तो क्या करो? 28.5 को कॉमन ले लो, तो ये हो गया 28.5√3 माइनस 1/√3। इसको अगर और सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 28.5 √3 इंटू √3 3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3। तो ये हो जाएगा 28.5 3 माइनस 1 2 डिवाइड बाय √3। 28 2 56 एंड 1 57, तो ये आ गया 57/√3। कई बार ये आंसर लिखा मिलेगा, या इसके अलावा आपको क्या लिखा मिल सकता है? 57√3 डिवाइड बाय 3। इसको और काट देंगे तो लिखा मिल सकता है 19√3। अब आप देख लीजिएगा, जो भी आपका आंसर है उसके अकॉर्डिंग आंसर लगाना है। वैसे आंसर यही होगा 19√3। क्लियर?
किसी को कोई समस्या है तो बताओ इसमें। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करना है और सॉल्व करना है। नोट डाउन कर लो भाई सारे लोग, और जिसको जो डाउट बन रहा है पूछ सकता है, ठीक है। और जो ऑनलाइन देख रहा है वो भी हमें मैसेज करके पूछेगा बाद में, ठीक है। क्यों मैन, समझ में आ रहा है पक्का? क्या चालू ही है और क्या है? नेक्स्ट डाउट कौन सा है? 7 जस्ट इसके बाद, और किसी का इसके बाद? 6 7 9 11। महेंद्र का भी डाउट आता है, ठीक है। चलो स्लाइड भेज दूंगा मैं आपको, है ना। यही 7 में क्या प्रॉब्लम है? किसका डाउट है 7? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter height building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. दो बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है और एक टावर है, ये तो बोला ना। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter height building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. ऐसा कुछ है क्या कि भाई ये टावर है, ये बिल्डिंग है, ये कितना डिग्री है? 45 डिग्री, और इससे कितनी है? 60 डिग्री। एक मिनट रुको, गड़बड़ आ दी है क्या? दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, बॉटम एंड द टॉप, ठीक है। एक बॉटम से और एक टॉप से। टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर 20 मीटर हाइट बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर, इसकी हाइट दे दी हमें 20 मीटर, क्लियर। अब हमें निकालनी है टावर की हाइट, मतलब ये h है और ये 20 है, तो हमें क्या निकालना है? 20 प्लस h, क्लियर, ठीक है ना। ये निकालना है, निकाल लो। अगर 60 डिग्री तो आपको मैंने रेशो बताया है, आप रेशो से भी कर सकते हो, या वो तरीका है आपके पास। तो जब ये 20 है, ये 60 है, तो 60 के सामने 20 है, तो आपको पहले निकालना है ये वाली लेंथ, ये लेंथ। अगर मैं कोई पॉइंट दे दूं तो ये ए है, ये बी है, ए भी निकालना है, ये इसको मान लेता हूं एक्स। अगर एक्स निकालना है तो मैं लूंगा क्या? देखो परपेंडिकुलर और वापस बेस का रेशो है, तो 10 लेना पड़ेगा, तो 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 60 कितना होता है? √3। परपेंडिकुलर कितना है? 20। बेस कितना है? x। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 20/√3, क्लियर। इक्वेशन 1। अब मैंने बोला ये अगर x है तो भाई ये भी लेंथ x होगा या नहीं होगा? अगर ये भी लेंथ x है तो आप बोल सकते हैं क्या 45 के लिए लगाना है। अब 10 45 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है निकाल लिया 20√3, परपेंडिकुलर हमें हाइट लेना है, 10 45 की वैल्यू 1 होती है। परपेंडिकुलर कितना हो गया? h डिवाइड बाय b कितना है? 20/√3। इसको अगर लेके जाता हूं तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो यहां से हो जाएगी h इज इक्वल टू 20/√3। तो बोलो हाइट भी सेम है क्या? अब उसने बोला है पूरी हाइट बताना है, तो 20 प्लस 20√3। क्या करोगे? 20 प्लस h की वैल्यू कितनी आ गई? 20/√3। सॉल्व कर लो, जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 20 प्लस 20/√3। 20 को कॉमन ले लो तो ये हो गया 20, इधर आ जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3, ठीक है ना। अगर आप रेशनलाइजेशन करते हो, ये जरूरत नहीं है रेशनलाइजेशन की, यही आपका क्या बन जाएगा
आंसर बन जाएगा। ठीक है, इतना आपको सॉल्व करना था इसमें। और रेशनलाइजेशन अगर कर भी देते तो 3 आता और 3 कटता नहीं है, तो रेशनलाइजेशन करने का कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं यहाँ पे। क्लियर, देख लो कहीं कुछ प्रॉब्लम है पूछ लो। हाँ जी, पीछे ब्रैकेट में √3 - 1 दिया है। √3 - 1 दिया है। हाँ। तो फिर ये जो बिल्डिंग और टावर है ना, वो फिर एक ही तरफ होना चाहिए। अगर वो ऐसा दिया है तो बिल्डिंग और टावर किधर होना चाहिए, एक ही साइड होना चाहिए, तब ये हो सकता है कि वो 20 हो और 20 √3 - 1 हो। नहीं तो फिर ऐसा होगा ना, मैं क्या बोल रहा हूं, वो कब आएगा, फिर इस कंडीशन में आएगा। देखो वो आएगा इस कंडीशन में कि ए पर्सन है, बिल्डिंग इधर तक है, ये बिल्डिंग है, मान लो ये पॉइंट दे दिया, ये बिल्डिंग है और ये टावर है। समझ रहे हो, फिर ऐसे निकालना पड़ेगा अपने को। मान लो इसको एच मान लिया यहां से यहां तक, फिर उस कंडीशन में क्या निकालना पड़ेगा हमें टावर के लिए, एक्स प्लस एच। तो उस कंडीशन में अगर है तो उस कंडीशन में भी देख लेते हैं। तो उसमें क्या बोला, 20 मीटर हाइट है किसकी, बिल्डिंग की, तो ये दे दिया 20, ये दे दिया 20। चलो देख लेते हैं, अगर ऐसा होगा तो इससे क्या आंसर आता है वो भी चेक कर लेते हैं। 2 बार बनेगा यहां से एंगल, एक बार बिल्डिंग के लिए देके रखा है कितना है 45, और टावर के लिए 60, ऊपर वाला 60 बनेगा। तो पहले ले लो 1045। अब जब आप 1045 लेंगे तो 1045 क्या हो जाएगा, ये 20 तो नीचे भी 20, ठीक है ना। तो ये जो लेंथ मान लो x मान लो, तो x क्या हो गया, परपेंडिकुलर 20 डिवाइड बाय बेस x, और 1045 की वैल्यू 1 इक्वल टू 20 बाय x। देख लो, इससे देख लेते हैं क्या आता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अब x तो कॉमन होगा, अब लेंगे किसके लिए 1060, 1060 लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस एच परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, बेस कितना है 20। 1060 की वैल्यू क्या होती है 1 बाय √3, नहीं √3, x20 तो लिया, अरे ऊपर भी ले लेते हैं, रुक जाओ। ये हो गया 20 प्लस एच डिवाइड बाय, अब ये 20 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 20 √3, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 √3 माइनस 20, h आ जाएगा 20 कॉमन ले लो तो ये √3 - 1। क्या ये है क्या आंसर, चलो ठीक है, ये है। तो आपको क्या लेना है, बिल्डिंग और टावर दोनों किधर हैं, एक ही तरफ है, ठीक है ना। अगर बिल्डिंग और टावर दो अपोजिट साइड होते तो अलग आंसर आता। क्लियर, चलो ठीक है, ये लिख लो। ये भी टफ नहीं था, 45 और 60 की वैल्यू आपको लगानी थी और आंसर निकालना था, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये। डायग्राम बदल लेना भाई, है ना। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, क्यों भाई, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। हो गया, आगे बढ़े। इसके बाद कौन सा बोल रहे हो, 9th 8th में किसी को कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़े। 9th क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। ये है, देखो ये वैसे ही क्वेश्चन है भाई। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, इसमें दिया है एक में एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप के साथ है ना, और एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन किसके साथ, फुट के साथ।
तो इसमें कैसे बनाओगे डायग्राम? इस पे जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा एक तरफ बिल्डिंग और एक तरफ टावर, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन किसके लिए? टावर के लिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, कितना? 30 डिग्री, ठीक है। ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग के फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग is 60 degree and if the tower is 50 meter height find the height of the building। ये देके रखा है कितना? 50 मीटर, ठीक है। ये वाला हाइट बोल रहा है, दूसरा इसको समझो थोड़ा सा, है ना। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, तो ये यहां से नहीं है, ये कहां से है? नीचे से, यहां से है, ठीक है। और ये कितना है? 60 डिग्री। ये कितना है? 60 डिग्री। ये वाली लाइन की जरूरत यहाँ आई थिंक अब नहीं पड़ेगी, बस लगा दो। पर ये हाइट निकालने के लिए बाद में जरूरत पड़ना है ना। इसको कर दो। मान लो इसकी हाइट मैं x मान रहा हूँ, क्लियर। अगर इसकी हाइट x है तो बोलो यहाँ से यहाँ तक भी मुझे x मानना पड़ेगा क्या? बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब सुनो, यहां से पहले लेते हैं 1030। तो 1030 जब आप लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1030 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? x, और बेस कितना है अभी हमें पता नहीं है। यह एक काम कर लो, इसको अगर x मान रहे हो तो x के केस में हमें बेस निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बेस को कोई पॉइंट रख दूं, क्या लिख दूं? b डाल दूं, है ना। तो बेस b, तो b 1030 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 इक्वल टू x बाय b। तो b की वैल्यू हो जाएगी √3x। b की वैल्यू क्या हो गई? √3x। अब दूसरा लेंगे क्या? 60 डिग्री। दूसरा क्या लेंगे? 60 डिग्री। तो 1060 इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां परपेंडिकुलर की हाइट कितनी है? पूरी 50, ठीक है ना, 50। और बेस कितना है? √3x। और 1060 की वैल्यू कितनी होती है? √3, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो √3x और √3, 3x इक्वल टू 50। तो यहां से x आ जाएगा 50/3। तो पॉइंट में होगा कुछ, देखना इसका आंसर कितना है। इसका होगा लगभग 16 पॉइंट समथिंग। हाँ ठीक है, काट दो इसको, तो कितना हो जाएगा? 16 and 2/3, और यही इसका आंसर। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा कंफ्यूजन था नहीं इसमें, है ना। बोलो कोई प्रॉब्लम थी इसमें? नोट कर लो, नोट कर लो 9th क्वेश्चन। अगर आपको 8th चैप्टर बहुत अच्छे से आता है तो 9th चैप्टर में कुछ नहीं है, केवल वर्ड प्रॉब्लम है। 8th चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम कम है, तो वर्ड प्रॉब्लम पूरा किसमें है? 9th चैप्टर में। अगर 8th के बेसिक प्रपोर्शन वाले जो आपको कॉन्सेप्ट्स जो बताए गए हैं, और एंगल
एंगल में यार 3 ही एंगल तो याद रखने हैं आपको इसके लिए 9th चैप्टर के लिए। कौन कौन से? 30, 60 और 45, बस। ठीक है ना, केवल 3 एंगल। और किसके लिए? केवल साइन के लिए याद रखो, कॉस के लिए याद रखो और टेन के लिए, बस। इससे ज्यादा याद ही मत रखो। उसमें भी साइन और टेन का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको साइन और टेन याद है, कॉस नहीं भी याद है, तो भी आप साइन टेन के आंसर निकाल लोगे। कहीं कहीं पे कॉस की जरूरत पड़ती है। अब ये दिमाग लगाना है अपने को कि साइन कब यूज करेंगे। कब साइन यूज करेंगे? जब रिलेशन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन दिया हो तो साइन यूज करो। कॉस कब यूज करो? जब बेस और हाइपोटेनियस दिया है तो कॉस यूज करो। टेन कब यूज करना है? जब परपेंडिकुलर और बेस दिया। इतनी सी बात है। अगर इतनी बात आपको याद है तो इस पूरे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात क्या? 3 वैल्यू याद रखनी है आपको। साइन 30, साइन 60 और साइन 45। साइन 30 आपको पता ही है 1/2, साइन 60 √3/2 और साइन 45 1/√2। ठीक है ना। अब आपको पता है साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है? कॉस। तो कॉस को रटने की जरूरत है क्या? जहां साइन 30 वहां लिख दो कॉस 60, जहां साइन 60 वहां लिख दो कॉस 30, जहां साइन 45 वहां पे कॉस 45। 45 पे तो साइन और कॉस सेम होते, तो साइन याद हुआ, कॉस खुद ही याद हो गया। हो गया या नहीं हो गया? अब अकेला टेन याद करना है, तो भाई टेन 30 कितना होता है? याद रखना, टेन 30 में √3 नीचे और 60 में √3 ऊपर। क्या? 30 में √3 नीचे और 60 में √3 ऊपर। तो टेन 30 1/√3, टेन 60 √3 और टेन 45 तो भाई 1 ही होता है। इसको क्या ही याद करना है? टेन 45 क्या होता है? 1। अब ये इतनी चीजें अगर आप याद नहीं रख पा रहे हो तो ये चैप्टर के लिए तो फिर आपकी गलती है यहाँ पे। ठीक है ना, ये आपको करना पड़ेगा। अब आपको इतना भी नहीं बन रहा है तो फिर तो यार क्या ही कर सकते हैं आपका, है ना। इतनी सी चीज, ये जो मैंने लिखा ना, इससे चौथा कुछ नहीं चाहिए। और डायग्राम बनाते आना चाहिए। ठीक है ना। और दूसरी बात, डायग्राम बनाते आना चाहिए। बस हो गया, खत्म। आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। 9th के बाद उसके पहले किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये बोला है, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. देखो कैनाल है, कैनाल कैसी होती? कैनाल मतलब नहर है, नहर। अब नहर पे टावर का एक छोर, टावर का दूसरा छोर, 2 छोर दिया है। यही तो दिया है ना, देखो ना, उसने बोला है ना, और टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। कैनाल पे कहीं पे वर्टिकली ऐसे खड़ा है। कौन? टावर। इधर बनाते हैं थोड़ा किनारे में, है ना, टावर। उसने बोला है बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, और इसके जस्ट अपोजिट में कहीं पे भी क्या है? कैनाल है। एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। इधर कहीं से जो है वो कितना है? 60 डिग्री। और अपोजिट साइड, उसके अपोजिट साइड से, है ना, देखो, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। इधर कहीं पे है ये 20 मीटर है। यहां से इसका दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। ये भाई हाइट कॉमन है, इस वाले से हाइट निकालो, हाइट से बेस निकालो। क्यों? अच्छा, बुक में डायग्राम दिया है। हाँ, तो डायग्राम बुक का लेते। क्या बोला है डायग्राम? दिखाओ, बुक दे। अच्छा, 9.12 एक ही तरफ है, लो। ये एक और ये दूसरा। सिंपल, हमें पता है कि पास वाला क्या होता है? बड़ा एंगल, दूर वाला
छोटा एंगल, और ये इससे 20 मीटर ज्यादा दूरी पर है, ठीक है ना। और क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, अब ये निकालना है h, ये 20 मीटर यही दिया है, देख लो, ठीक है। अब इसमें है क्या, एक बार लो 1060, एक बार लो 1030, इसको मान लो अपने मन से कि ये कितना है, x है। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। चलो लेट करो। सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा आपको, 1060 ले लो। अगर आप 1060 रखते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास h, और बेस कितना है x, और 1060 की वैल्यू क्या होती है, अभी बताया मैंने, √3, √3 इक्वल टू h बाय x, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, √3x, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब 1060 की जगह क्या लोगे, 1030, परपेंडिकुलर तो h ही है, बेस कितना हो गया 20 प्लस x, और जब 1030 की वैल्यू रखोगे तो 1030 क्या होता है 1 बाय √3, और ये हो जाएगा h बाय 20 प्लस एक्स, h को यहीं रखो, ये चला गया तो ये हो गया 20 प्लस एक्स डिवाइड बाय √3, इक्वेशन नंबर, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या दिख रहा है आपको, RHS जो है दोनों का वो क्या है, सेम। तो बोलो LHS को भी सेम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, तो यहां से LHS को सेम कर दो, क्या कर दो, LHS विल बी सेम। जब LHS को सेम करोगे तो √3x इक्वल टू हो जाएगा किसके साथ, 20 प्लस एक्स डिवाइड बाय √3, 20 प्लस एक्स डिवाइड बाय √3 इंटू √3, 3x इक्वल टू 20 प्लस एक्स, एक्स को यहीं रखो, एक्स को इधर लेके आओ तो 3x माइनस एक्स, 2x इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 मीटर, और यही आपका आंसर है। पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, ठीक है। अभी हाइट निकालना है, ये क्या आया है, इसकी लेंथ आ गई 10। अब कैनाल की विड्थ कैसे निकालोगे, 20 प्लस 10, तो विड्थ ऑफ द कैनाल क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ द कैनाल 20 प्लस 10, तो 30 मीटर। अब हाइट के लिए क्या चाहिए हमें, कहीं पे भी रख दो, यहां पे रख दो, h इक्वल टू क्या है √3x, x की वैल्यू कितनी है, तो √3 इंटू 10, h हो जाएगा कितना 10√3, यही आपके आंसर है, ठीक है। नोट डाउन कर लो, और कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो, नोट डाउन कर लो, और कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो। ये दिख नहीं रहा होगा तो इसको इधर लिख रहा हूं मैं, h बराबर कितना आ जाएगा 20 प्लस एक्स बाय √3, है ना, इसके बाद इधर कहां से, LHS क्यों सेम ले लिए, हाँ, यहां पे क्या है ये, यहां पे क्या है ये, दोनों हाइट है, तो क्या एक ही ऑब्जेक्ट की हाइट अलग अलग हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो उसी में बोला है कि एक बार h की वैल्यू इतनी है और एक बार h की वैल्यू इतनी है। जब हमने बोला RHS दोनों का सेम है तो सिंपल सी बात है LHS भी सेम होना चाहिए, इसीलिए हमने LHS दोनों के LHS को क्या मान लिया, इक्वल। वहां पे वही लिखा है LHS विल बी सेम, तो एक का LHS क्या है √3x, और दूसरे का क्या है 20 प्लस एक्स बाय √3। अब आपको पता है इक्वल में कोई डिनोमिनेटर में जब दूसरे तरफ जाता है तो न्यूमरेटर बन जाता है वो, तो हमने √3x में √3 का मल्टीपल किया तो क्या आ गया 3x इक्वल टू 20 प्लस एक्स। अब भाई 3x माइनस एक्स करेंगे, x प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू, और क्या दिक्कत है, और कोई दिक्कत है, नोट कर लो।
चलो हो गया क्या? नेक्स्ट डाउट बताओ इसके बाद। इसके बाद अब कोई और समस्या? 11 के बाद 14, 13, 12 में कोई दिक्कत नहीं है। 13, as observed from the top of a 75-meter height lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships। अच्छा, अब सुनो भाई, मैंने एक बात लिखाया था जब मैंने बेसिक्स ऑफ क्या पढ़ाया था आपको, ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन, तब मैंने बोला था जब एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हो और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों कैसे होते हैं, सेम। तो यहां ये बात आपको ध्यान रखनी है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन क्लियर? इसी का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। बना लेते हैं डायग्राम, क्या बोल रहा है। एक लाइट हाउस है, उसकी हाइट देके रखी है कितनी, 75 मीटर की लाइट हाउस की हाइट है सी लेवल से। डिप्रेशन 2 देके रखा है, बातें नहीं करना है किसी को। डिप्रेशन 2 है, एक है 30 डिग्री और एक है 45। तो भैया बाद वाला होगा 45, नहीं ये होगा कितना 30 डिग्री, तो ये है कितना 45। मैंने अभी बता दिया आपको। वैसे ये दिया क्या है पता है आपको, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो एक्चुअल में दिया ये है, मैं बताऊं आपको। इसके ऊपर से हमने सीधी लाइन ड्रॉ करी, यहां से ये दिया है 30 और ये दिया है 45। तो ये जो लाइन 30 दिया है तो उसको नीचे के साथ बेस के साथ 30 बना दो, और जो 45 दिया उसको बेस के साथ 45 बना दो। 9th क्लास में आपने वो पढ़ा है ना, तो टू पैरेलल साइड को अगर कोई साइड इंटरसेक्ट करती है तो उसके अपोजिट एंगल जो होते हैं, इंटरनल अपोजिट एंगल, वो कैसे होते हैं, वही तो है। ये है क्या नहीं है? लगा दो आंसर। अब क्या बोला, किसकी हाइट देके रखी है, किसकी, क्या पूछा है, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर टू द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ये पूछा है, ये पूछा है आपसे, इसकी लेंथ निकालिए। पॉइंट वापस से बना देते। अभी मैंने एक सवाल कराया था आपको, ऐसे ही तो कराया था ना, ए बी निकालना था वहां पे भी। तो ए बी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ए सी माइनस बी सी, तो क्या आ जाएगा ए बी। बस ये आपको सॉल्व करना है। चलो निकाल लेते हैं। पहले लेते हैं tan 30। tan 30 आप लोगे तो tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। परपेंडिकुलर कितना है 75, बेस कितना है AC, तो यहां से AC की लेंथ आ जाएगी 75√3। राइट, इक्वेशन नंबर, कोई दिक्कत इसमें बताओ। अब दूसरा लोगे क्या, tan 30 की जगह पे tan 45, तो tan 45 इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 तो होता है 1, परपेंडिकुलर कितना है 75, तो बेस भी कितना हो जाएगा पूरा BC। तो BC की लेंथ कितनी हो गई 75। इक्वेशन नंबर सेकंड, पुट ऑन द इक्वेशन, पुट ऑन द वैल्यू ऑन दिस इक्वेशन, कर दो पुट करोगे क्या हो जाएगा, AC की लेंथ कितनी है 75√3 और BC कितना है 75, आ जाएगा AB। तो AB इक्वल टू हो जाएगा 75, कॉमन ले लो, √3 - 1, यही दिया होगा या वैल्यू रख के दिया होगा पॉइंट में। अगर वैल्यू रख के दिया होगा तो मैं बता दे रहा हूं, √3 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.732। जब इसको सॉल्व करोगे, यही दिया है तो यही दिया है, तो इसको सॉल्व ही मत करो। अगर इसके आगे सॉल्व करना होता तो वैल्यू रख के सॉल्व करते। ठीक है, अभी यही आंसर, नोट कर लो। कोई दिक्कत इसमें? सर बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है। एक आएगा, लेकिन कितने का आएगा, 3, हाँ ठीक है ना। और MCQs आ सकता है, एक MCQs आ सकता है। ठीक है, तो आपको एक MCQs के लिए रेडी रहना है और एक क्वेश्चंस के लिए। वैसे बेसिकली ये 4 या 5 नंबर में आता है। अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा बड़ा, तो 4 नंबर या 5 नंबर में आ जाएगा। ठीक है ना, इसका आई थिंक 5 या 6 नंबर का वेटेज है इसका, है ना।
5 से 6 का, और 5 से 6 का वेटेज है, मतलब अगर 5 का आता है तो 4 और एमसीक्यू से 1, और 5 का आता है तो 6 का आता है तो 5 और एमसीक्यू से 1। कंफर्म है ये, ठीक है ना? 6 के नहीं 5, अरे 6 कैसे बना रहा हूं मैं? 5 का क्वेश्चन और 1 एमसीक्यू, 6 का थोड़ी क्वेश्चन देगा वो, ठीक है? और ट्रिग्नोमेट्री 8 से 10 नंबर का वेटेज रखता है 8 चैप्टर आपका। तो 8 चैप्टर में भी आपको क्या करना है, पकड़ बढ़िया बनानी है ना? 8 चैप्टर हमने पूरा रिवीजन कर लिया है, वापस एक आध दिन और कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आपको रटना है जो बेसिक चीजें मैंने बोला है वो। हाँ, बहुत आते हैं प्रूफ वाले, अभी मैंने दिया भी था, जो आपका मॉक टेस्ट हुआ उसमें मैं प्रूफ वाला क्वेश्चन भी दिया था, करा किसी ने नहीं, क्या किया था? आगे बढ़ो, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 के बाद कहां ध्यान है तुम्हारा? हैं? गुम पड़े हुए हैं, पता ही नहीं है क्लास में बैठे हैं नहीं बैठे हैं। 14 में क्या है? A 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation. इसमें बलून भाग रहा है ना? इसमें जो बलून है, मान लो यहां कहीं पे बलून था, अब इधर कहीं पे बलून हो गया, इधर कहीं पे वो लड़की खड़ी है और यहां से बलून उड़ा रही है, तो एक बार यहां हाइट है, हाइट सेम है, हाइट में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना? एक बार यहां जब थी, यहां जब बलून था तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 60 डिग्री। बलून चला गया दूर तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री। यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 88.2, और ये गर्ल्स की भी हाइट देके रखी है ना, तो यहां से बनाओ अब गर्ल्स को, भाई इधर बनाओ गर्ल्स को, है ना? ये है 88.2, ठीक है? गर्ल्स की कितनी हाइट है, 1.2। तो पहले तो 1.2 मीटर को एक क्वेश्चन सेम किया था ऐसे, याद हो तो किया, अभी वैसे ही है सेम का सेम। 1.2 माइनस कर दो तो यहां से यहां तक कितना हो गया, 81, क्योंकि 1.2 माइनस कर दिया, 87, 88 है ना, तो 87, बस रख दो, आंसर निकालो, आंसर निकालो। पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून, ये निकालना है यहां से यहां तक। क्लियर? चलो लगाते हैं। सबसे पहले ले लो एंगल 30, ठीक है? ये 87 है, तो भाई यहां से ये भी 87 ही होगा, ये कोई अलग नहीं होने वाला है। क्लियर? लगा दो 10 60 लगाओ पहले, तो 10 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या है, मान लो ये पॉइंट दे देता हूं मैं, ए बी और सी, हमें निकालना लेंथ बीसी की है, तो बीसी कैसे निकलेगा बताओ आप, ए सी माइनस ए बी, ठीक है? होगा या नहीं होगा? 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3, परपेंडिकुलर कितना दिया है 87, बेस हमें निकालना है, बेस कितना है ए बी, तो ए बी इक्वल टू हो गया 87/√3, और अगर इसका रेशनलाइजेशन कर दूं तो √3/√3, तो ए बी हो जाएगा 87 √3 डिवाइड बाय 3, 3 से इसको अगर काट देते हैं, ए बी की जो लेंथ है वो आ जाएगी 29√3, कितनी आ जाएगी, 29√3। अब निकालना है क्या हमें, एसी। एसी के लिए ले लो 30 डिग्री, तो ले लेते इधर पे ले लें 1030 डिग्री, 1030 ले लो, तो 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1030 कितना होता है 1/√3, परपेंडिकुलर कितना दिया है सेम, कोई चेंज नहीं है 87, और बेस कितना है, कितना है बेस, बताओ महेंद्र कितना है बेस, कितना है बेस इसके लिए 1030 के लिए, 12 कहां लिखा है, वहां कहीं 12 लिखा है,
उठा के फेंक देंगे क्लास से बाहर अभी। 1.8 कहां है 1.8? मतलब तुम्हारा क्या दिमाग इधर है या नहीं है भाई? बेस पूछ रहा हूं मैं यहां से यहां तक, तो बेस एसी बोलो ना, अननोन है बेस। एसी कितना हो जाएगा? 87√3। इसको ना देखो 87√3 आया है, बाद में सॉल्व करने के लिए आसान होगा। कहां तक रखो इसको? यहीं तक रखो। क्यों? क्योंकि यहां से 87 कॉमन ले लेंगे हम, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा सॉल्व करना, इसलिए वहीं तक रखो उसको। ठीक है ना? अब निकाल लो बीसी की लेंथ। एसी कितना आ गया अपने पास? यहां से दोनों की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो बीसी इक्वल टू हो जाएगा एसी कितना? 87√3 माइनस 87/√3। तो BC इक्वल टू 87 कॉमन ले लेते हैं। 87 कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस 1/√3। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो BC इज इक्वल टू 87√3 3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3। तो BC हो जाएगा 87 इंटू 2/√3। अब रेशनलाइजेशन करेंगे तो 87 इंटू 2 कितना होता है? 174। इतना ही होता है क्या? डिवाइड बाय √3। शायद पीछे ये आंसर नहीं होगा, इसके बाद इधर लिख रहा हूं, पीछे जो आंसर होगा वो होगा 174√3। रेशनलाइजेशन करेंगे √3 का, तो √3/√3, तो ये हो जाएगा 174। इसके बाद इधर लिख रहा हूं 174√3 डिवाइड बाय 3। तो यहां से BC की लेंथ फाइनल आएगी आपकी, 3 से काटोगे इसको, 58√3। देखो जरा यही है क्या आंसर? ये 58√3 होगा आंसर। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन, खत्म। और कुछ है? हाँ बताओ स्टार्ट यहां से हुआ है बेटा। पहले ये लिखो, पहले क्या लिखना है? ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये यहां से ऐसे चलना है, ये एरो बनाए ना ऐसे। जगह को मैनेज किया गया है इस तरीके से, ठीक है? नहीं, बोर्ड एग्जाम में आप मत कर दें, नहीं तो एग्जाम वाला पागल हो जाएगा, बोलेगा कैसे। मैंने जिस स्टेप से जहां से जैसे कराया उसको उसी स्टेप से राइट डाउन करेंगे आप लोग। क्लियर? कोई भी इधर उधर नहीं राइट डाउन करो। और कोई डाउट है? और कोई समस्या? एक क्वेश्चन और बचा है ना, उसको किसी को डाउट है उसमें? नहीं? क्या वो आप लोग करो। अब डायग्राम बनवा देता हूं मैं, डायग्राम बनवा देता हूं, बाकी आप लोगों के लिए सॉल्यूशन सब लोग दोगे। अ स्टेट हाईवे लीड्स to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. आसान सा क्वेश्चन है। उसने बोला एक बंदा ना इधर चढ़ गया टावर के ऊपर, इधर से देख रहा है एक कार को, उसके चाचा मामा आते रहे होंगे गाँव से, बोले कितने समय में पहुंचेंगे। गांव के बाहर पहले जमाने में नहीं टावर पे चढ़ के देखते थे बच्चे, कोई आ रहा है क्या? हमारे गांव में कार आ रही है, तो कार दिख गई। कहां से दिख गई? इधर से। जब कार दूर थी तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? 30। मैंने आपको पहले ही बोला है, डिप्रेशन लिखा है मतलब आप समझना दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, 30। और बोला है कुछ समय के बाद, देखो 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद वो ऑब्जर्व करता है, यहां से यहां तक 6 सेकेंड ट्रेवल हुआ है, और 6 सेकेंड में मान लो कार यहां पहुंच गई, ठीक है? तो 6 सेकेंड के बाद उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले 30 था वो कितना हो गया? 60 हो गया। कितना हो गया? 60 हो गया। और उसने और क्या दिया? कुछ दिया, वैल्यू दिया है कुछ? चलो रेशियो से काम हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैं मान लेता हूं कि यहां पे क्या है? H। अगर ये H है तो ये है A, ये है B और ये है C, राइट?
लिखो tan 30 इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर h बाय बेस AC, राइट। यहां से आप देखोगे tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू h बाय AC। तो h जो हो गया वो हो गया AC बाय √3। h क्या हो गया AC बाय √3। इक्वेशन नंबर 1 दे दो। फिर दूसरा ले लो tan 60। जब आप tan 60 लेंगे तो वापस से h बाय BC, और tan 60 कितना होता है √3 इक्वल टू h बाय BC। तो यहां से h की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे h की वैल्यू आ गई यहां से BC √3। बोलो हाँ या ना, या √3 BC जो लिखना है। क्लियर। इसका इक्वेशन नंबर क्या दे दो, सेकंड दे दो। अब उसने ये बोला है AC AB को ट्रेवल किया, तो पहले हमें AB निकालना है। और AB कैसे निकालोगे, AB की लेंथ कैसे निकालोगे, AB इज इक्वल टू निकालोगे AC माइनस BC। अगर AC की लेंथ मैंने बोला AC कितना है, तो आप बोलोगे सर AC जो है वो है h√3। यहां से और सॉल्व करना पड़ेगा। यहां से AC कितना है h√3 है या नहीं है, √3 जाएगा ऊपर मल्टीपल हो जाएगा, रख दो यहां पे h√3 माइनस BC कितना है, तो BC हो जाएगा h बाय √3। ये लिखा है, BC को यहां ले जाओ, इसके आगे और यहां लिख लेना एक पॉइंट, BC इक्वल टू h बाय √3। तो यहां रख देते हैं h बाय, अगर मैं सॉल्व करूं तो AB हो रहा है हमारे पास, h कॉमन ले लिया तो 3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3 हो रहा है क्या, तो AB कितना हुआ h 2h बाय √3, 2h बाय √3। ध्यान से समझना, यहां से AB ये पूरा A से B ये कितना है 2h बाय √3, और BC कितना है, BC h बाय √3, ये कितना है h बाय √3। ध्यान से समझो, यहां से AC और किसका रेशो निकाल रहा हूं मैं, BC का। तो अगर रेशो निकालूंगा ना तो मुझे क्या दिख रहा है 2h बाय √3 डिवाइड बाय h बाय √3। बोलो h से h कट गया, √3 से √3 कट गया, तो क्या AC बाय BC जो है वो 2/1 है क्या, बोलो हाँ या ना। मैंने बोला अगर AB कितना है AC माइनस BC, तो AB अगर आप निकालोगे तो AB और किसका रेशो निकालना है हमें, AB और AC का। पूरी बोला है ना, देखो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से यहां तक। तो BC AB रेशो BC चाहिए हमें। AB कितना है, अरे AB को ट्रेवल करने में, वैसे यहां से AB कैसे निकालोगे, AC माइनस BC, AC माइनस BC, BC 1 है और AC 2 है, 2 में से 1 घटाएंगे तो AB कितना होगा 1, तो 1:1। मैंने बोला जितना डिस्टेंस का रेशो होगा उसी हिसाब से तो टाइम ट्रेवल करेगा। तो मैंने बोला AB को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा है, तो बोलो BC को ट्रेवल करने में भी कितना टाइम लगेगा, बस। अब बोलो उसने बोला पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो आप बोलोगे कितना समय लगेगा 6 सेकंड। टोटल अगर पूछा होगा तो 12 सेकंड। अब देख लेना जो भी पूछा है, रीच द फुट ऑफ द टाइम, बस खत्म यही। हाँ तो वो देखो 6 सेकंड कहां से कहां तक AB, ठीक है ना, और AB क्या है 2 गुना है ना ये, अरे हमने गलत लिखा है यहाँ पे, ये AC नहीं है ये AB है, ये AB है ये, और ये BC है, ये AB है ये BC है। तो AB और BC का रेशो कितना है 2:1। तो 2 की वैल्यू कितनी है 6, तो 1 की वैल्यू कैसे निकालोगे 1 × 6 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 3, और यही आपका आंसर है 3 सेकंड। ठीक है, इतना सा था, अच्छा था बढ़िया सवाल। ये इसलिए अच्छा था क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं दी है, वैल्यू नहीं दी है तो पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, उसके बाद आंसर निकाल पाओगे। तो ये जो 1 घंटे की क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है कि नहीं है। कितने क्वेश्चन कर लिए, एक पूरा चैप्टर इस क्लास में खत्म हो गया, ठीक है। और
इसी तरीके से अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। ठीक है, चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।